हो रहा है इस आधुनिक दौर में, जहां पर हम बहुत आगे बढ़ गए हैं विकास के नाम पर, वहां पर कंक्रीट के जंगल, जहां पर पेड़ हुआ करते थे, अब कंक्रीट नजर आता है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये समझ में आया जब देहरादून जैसे शहर में या फिर कह लीजिए उत्तराखंड जैसे राज्य में भीषण गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर जो है इस प्रदेश में दर्ज किया गया। तो सोचनीय विषय है कि आखिर कमी किसकी है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी उपाध्यक्ष हैं, प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जेपी मैठाणी जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। मैठाणी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। एक पर्यावरणविद होने के नाते आज का जो समय है, जब 43 डिग्री टेम्परेचर, जो हम बहुत पहले कभी देखा होगा लेकिन हाल फिलहाल में कभी इतना टेम्परेचर गया नहीं, इससे आपको क्या समझ में आता है? पर्यावरण के प्रति लोगों में कहाँ कमी रह गई है? देखिए, ओवरऑल सारे देश में अगर आप देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा से लेकर भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों में भूटान को छोड़कर अन्य जगह डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट के, हरियाली को मिटा के विकासात्मक कार्य किए गए। यही बात जब हम अपने हिमालयी राज्यों में, अपने राज्य उत्तराखंड में आते हैं, तो हमारे यहाँ भी विकास के जो मानक है उसमें पेड़ को शामिल नहीं किया गया। मतलब पेड़ को विकास विरोधी मानते हुए पेड़ों का बेहद बड़े पैमाने पे कटान किया गया। एक तरफ तो ये बात थी, दूसरा लालिनो इफेक्ट और जो पश्चिमी विक्षेप जनित जो इफेक्ट्स हैं, उनके साथ हमारे उत्तराखंड में जंगलों की आग ने बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम किया और हमारे यहाँ मौसम की पूरी जो अच्छे मौसम की जो अवधारणा थी उसको ध्वस्त कर दिया। इस बार जो देहरादून में भी देखा गया, कई जगह तापमान 41, 42.8, घाट विकास खंड के सुतोल गांव में 32 डिग्री तापमान, जो नंदा देवी राजजात का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उतनी ऊंचाई पे भी इतनी अधिक गर्मी देखी गई। तो ये कुल मिलाकर ये है कि हिमालय में पेड़ कटेंगे तो उसका प्रभाव मैदानों पे पड़ेगा। मैदानों में विकासात्मक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेगा, कहीं ना कहीं वो जलवायु को अफेक्ट करता है बुरी तरह से। और क्योंकि हम माउंटेन इकोसिस्टम में रहते हैं, तो इकोसिस्टम में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर, और उनको व्यवस्थित करने वाला जन। तो नेग्लिजेंस है, ये सरासर अनदेखापन है जब हम पर्यावरणीय मुद्दों को और पेड़ पौधों को विकास की गतिविधि में उचित मान सम्मान नहीं देते, तो अधिक तापमान को सहना पड़ेगा। जी, राजेश बिष्ट जी, अभी हमने हाल फिलहाल में सुना है मुख्यमंत्री जी एक नई पहल करने वाले हैं जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी हर एक पौधे की। यानी कि अब जरूरत महसूस होने लगी है कि जितने पौधे लगाए हैं उनकी मॉनिटरिंग कीजिए। इतने पैसे खर्च होने के बाद अब जाकर ही क्यों ये महसूस हुआ सर कि ऐसा कुछ होना चाहिए? दिव्यदर्शिनी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन 24 वर्षों के उत्तराखंड में एक ऐसी सरकार है जो जिसको ये चिंता है कि पर्यावरण के बाद जो ये हमारे पेड़ कट रहे हैं या विकास के नाम पे जो हम लोगों को कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ समझौता करना पड़ रहा है, उसकी अगर ये एक अच्छी पहल ऑनलाइन सब चीज़ का रजिस्ट्रेशन रखने की, चाहे पेड़ों को लगाने की, उनकी देख रेख की, किस किस का पौधा लग रहा है, जो आगे देख रेख कौन करेगा, अगर ऐसी पहल सरकार के लिए तो स्वागत योग्य है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड के सभी निवासियों को, साथ में अपने साथियों को, कि कम से कम सरकार इतना प्रयास कर रही है, तो इसमें सभी का सहयोग प्रार्थनीय है और सबने मिलकर इस मुहिम में साथ देना चाहिए। और वाकई जैसा अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि पेड़ों के कटान से विकास के नाम पर जो पेड़ कट रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जलवायु, हमारे जंगलों में रहने वाले जानवरों के रहन सहन में, या जो भी इस प्रदेश के अंदर हम लोगों को एक 71% वन भूमि हमारे पास होने का जो हम लोग एक गौरव हासिल करते थे, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी आई है। और जितना हम लोगों को समझौता करना पड़ रहा है विकास के नाम पे, ये सरकार की भी मजबूरियां हैं कि जो नेसेसिटीज हैं इस प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे, उस पर ये समझौता सरकार को भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसके सापेक्ष में अगर
पेड़ लगाने की बात हो रही है, उनके ऑनलाइन ध्यान रखने की बात हो रही है, तो ये सरकार का जिम्मेदारी भरा रवैया दिखाता है कि सरकार को इस प्रदेश के लोगों की चिंता है। और इतनी सब बातों में जो आपकी रिपोर्ट देखी, मुझे एक सवाल कई बार मन में खड़ा होता है कि पेड़ काटने के अलावा कोई अगर उसका विकल्प निकल सकता है तो उसकी तरफ किसी भी प्रदेश की सरकार हो उसने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ भी लोगों के लिए जीवन में जलवायु को ठीक करने के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए जो जरूरत होती है, पेड़ का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब मैं आप लोगों की रिपोर्ट में एक चीज देखता हूँ कि जो टेम्परेचर आज से 100 साल पहले ये टेम्परेचर था, तो एक सवाल मन में वैसे ही खड़ा होता है कि यार 100 साल पहले विकास भी नहीं था, 100 साल पहले गाड़ियां भी नहीं थी, 100 साल पहले जनसंख्या भी नहीं थी, तो उस समय ऐसा क्यों हुआ होगा कि उस समय भी ये टेम्परेचर हुआ होगा? तो ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक जगह पे जो आज रोजमर्रा का हमारा जीवन है, जिसमें लोगों के रहन सहन में इतना बदलाव आ गया, हमारे को व्यवस्थाएं बहुत आसानी से और बहुत अच्छी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो ये उसमें भी कहीं ना कहीं ये विस्तार ऐसा हो रहा है जिसमें पेड़ों का कटना हो रहा है। लेकिन उसके पैरेलल सरकार ने ये पहल की है, तो स्वागत योग्य है, मैं बधाई देता हूं सरकार को। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक प्रदेश, एक हिमालयी राज्य, जहां पर अब ये महसूस होने लगा है कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, इस पर चर्चा की जाए, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाए। क्योंकि अगर कहीं भी मैदानी इलाकों में, अन्य प्रदेशों में गर्मी पड़ती थी, सबसे पहले उत्तराखंड का रुख किया जाता था। अब यहीं के लोगों की त्राही त्राही हो रही है गर्मी से। अगर आप इन 24 वर्षों में देखें, समय समय पर बड़े आंदोलन हुए हैं कि अनियंत्रित विकास उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए खतरा है, मानव जीवन के लिए खतरा है। इन 24 वर्षों में सरकार किसी की भी रही हो, बताइए मानकों के अनुसार विकास किया हो तो फिर आज की चर्चा का कोई महत्व ही नहीं है। फिर जी, अब आपको सड़क चौड़ी करनी है, फिर एनजीटी चिल्लाए, पर्यावरण भी चिल्लाएं, सड़क चौड़ी होगी। आपको एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना है, 17,000 पेड़ कटे चाहे 1 लाख पेड़ कटे, वो तो कटना ही है, चिल्लाते रहो। ऐसे ही हाई कोर्ट, अब नैनीताल में जजों को दिक्कत हो रही है, वकीलों को दिक्कत हो रही है नैनीताल में, तो अब वो कह रहे हैं हल्द्वानी में लाओ। अब हल्द्वानी में 4,000 पेड़ काटने क्या फर्क पड़ता है, काटो। अगर आप देखेंगे तो समय समय पर हर उस सामाजिक व्यक्ति ने हर उस विकास का विरोध किया है जो मानव जाति के लिए खतरा है। अब आप देख लीजिए, देहरादून के अंदर 2 लाख आदमियों को रहने की व्यवस्था नहीं है। भूगर्भीय जल जो है ये करीबन 10-12 साल से खतरे की जद से नीचे चला गया, मगर जनसंख्या विस्फोट होता ही जा रहा है, पेड़ कटते ही जा रहे हैं। यही हाल हरिद्वार का है, यही उधम सिंह नगर का है। विकास को आधार बनाकर जिस तरीके से पेड़ों का कटान हुआ है, अब रेल प्रोजेक्ट ने, अभी मैं पिछले महीने एक रिपोर्ट देख रहा था, नरेंद्र नगर के ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय था, सुरंग खोदी, वो जलाशय का पानी सारा नीचे गिर गया, सारा नरेंद्र नगर का पानी सूख गया स्रोत के। ऐसे ही विकास उधर देवप्रयाग में भी है, चमोली में भी है, जोशीमठ आपने देख ही लिया, सारा धस गया क्योंकि जल स्रोत सारे फूट गए। अब ऐसी स्थिति में अब पहाड़ों के चट्टानों में पानी के स्रोत सूख गए, गर्मी होना ही है, शहरों में पेड़ कट गए, गर्मी ने बढ़ना ही है। तो अब पर्यावरणविद चिल्ला रहे हैं, सरकार भी कह रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को साधुवाद देता हूं कि ज्ञान की गंगा भाजपा, जितनी भाजपा पे है, शायद ही विश्व में किसी और नेताओं पे हो। अब वो 100 साल पुराना आंकड़ा लेके आ गए कि 100 साल पहले भी था, इसका मतलब पेड़ काटो, चौड़े करो, आग लगे, फर्क नहीं पड़ता। ये जो तर्क और कुतर्क राजनीति में चल रहा है और विकास के नाम पर अंधा पेड़ का कटान हो रहा है, जल स्रोतों का सूखना, ये संकेत है कि यदि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे मक्का में खड़े खड़े आदमी जो है मर रहे हैं, 550-600 आदमी मर गए, आस्था के चक्कर में बेचारे लाइन पे थे और गर्मी के कारण बर्दाश्त नहीं हुआ, खत्म। ऐसे ही नोएडा के अंदर 15-16 आदमी मर गए एक दिन में गर्मी के कारण। राजस्थान में एक सैनिक पापड़ तल रहा है गर्मी के कारण।
और सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश बड़ी ईमानदारी से तर्क कुतर्क जरूरत और विकास के लिए आवश्यकता जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि देहरादून घंटाघर जहां पेड़ की छाया हुआ करती थी, चक्रोता रोड के बीच में निकल जाते थे तो आपको पेड़ की छाया दिखती थी। अब राजपुर रोड पे सड़क के किनारे जल्दी से पेड़ दिखते नहीं है। चौड़ीकरण के कारण चक्रोता रोड का वही हाल हो गया, ऐसे ही हरिद्वार का हाल हो गया और पेड़ कटते जा रहे हैं। परिणाम अब यहाँ पर भी वही स्थिति हो गई कि सड़कों में जाम, पेड़ की छाया है नहीं, आदमी मरने शुरू हो गए, देहरादून का वातावरण बिगड़ गया और ऐसे ही पूरे उत्तराखंड जो है गर्मी की चपेट में आ गया। और आप और हम चर्चा कर रहे और सरकार कह रही है 100 साल पहले भी तो ऐसी था, तब क्या था, तब तो विकास नहीं था। कहने का मतलब है हर किसी चिंता पर यदि आप चर्चा करोगे तो सरकार बैठी है उस पर कुतर्क करने के लिए। यदि सरकार ये कहे एक पेड़ कटे 1000 पेड़ लगे तब तो हम माने, मगर उत्तराखंड में जो हमारे मेयर बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन 24 वर्षों में जितने हमारे पोखर थे, तालाब थे, देहरादून के ही वही बेच खाए। नगर निगम ने अपनी जमीनें बेच खाई, सुरक्षित नहीं करी। आपके सामने उदाहरण है, आजकल जो है बड़ी जांचें चल रही हैं। दोनों नगर निगम जिला प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहा, जिला प्रशासन नगर निगम को सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ने अगर पोल खोल दी तो दोनों के अधिकारी जेल चले जाएंगे। जमीनें तो इन्होंने सारी खुर्द-बुर्द कर दी। ऐसी स्थिति में पेड़ लगेंगे कहाँ? और बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड संकट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और यदि उत्तराखंड में पर्यावरण बिगड़ रहा है तो इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, ये आज की इस डिबेट में चिंता का विषय है। दुख की बात यह है कि सरकार निर्णय लेने की बजाय पोंटा साहब के पेड़ काटने को भी आमादा है, खलंगा में भी आमादा बनी है, हर जगह पर आमादा है। ले लेती हूँ। बिल्कुल, गिरिराज किशोर जी, आपका क्या कहना है इस पर? इनिशियल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए दिव्यदर्शनी जी, आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। निश्चित रूप से कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार लेके आती है तो एक तो उसमें ईमानदारी ये बढ़ती जाए कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका जो कार्यान्वयन हो प्रोग्राम का, वो वाकई धरातल पे नजर आए जी। वो इम्प्लीमेंटेशन दिखे धरातल पे। आज अगर वाकई वन संपदा को इतना भारी नुकसान जो हुआ है दिव्यदर्शनी जी, आज पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि अभी जो कालखंड जो गुजरा है, पहाड़ों में जो धधकती हुई जो वनाग्नि थी, करोड़ों उसमें पेड़ जल गए, हमारे जो जीव जंतु है, वाइल्ड लाइफ है, वो जल चुकी है, पशु पक्षी जले हैं। और उसमें जो जवाबदेही बनती है दिव्यदर्शनी जी, अगर पीसीसीएफ जो प्रिंसिपल जो हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है सिंगल साहब, एक चीज तो निश्चित है कि सरकार को जो है वो जो चीफ इस समय कंजर्वेटर है, निश्चित रूप से प्रिंसिपल जो कंजर्वेटर है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो ऑफ फॉरेस्ट है, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए जी। कि वाकई जो ये इतना वनाग्नि से जो नुकसान अभी हुआ है वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी जी। और जो नुकसान हुआ है वो आने वाले समय में नुकसान ना हो, तो कहीं ना कहीं जो एक्शंस होते हैं सरकार के वो दिखने चाहिए। ठीक है, मैं माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। यहाँ पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं किस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है और अब सरकार का ये फैसला है कि मॉनिटरिंग की जाएगी एक एक पौधे की जो लगाया जा रहा है। आगे इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसको जो है क्रियाशील करा जाएगा और कमियां कहाँ पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गया पर्यावरण को लेकर जिक्र करना, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए, हिमालयी राज्य है और यहाँ पर पेड़ों का कटान एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने जब बहुत भीषण गर्मी पड़ी, 43 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर दिखा, जिससे लोग परेशान हुए। और सवाल यही है कि पेड़ लगाइए और पेड़ों को कैसे संरक्षण होना चाहिए, ये एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गिरिराज किशोर जी, आप अपनी बात पूरी करें, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जी दिव्यदर्शनी जी, तो मैंने जो कहा है अभी कि जवाबदेही जो अभी घटित घटनाएं हुई हैं, वनाग्नि जो बिल्कुल चरम पे रही, विकराल रूप उसका रहा, करोड़ों पेड़ उसमें हमारा फॉरेस्ट जो है जला है, उसमें जवाबदेही सरकार को पहले तो तय करनी चाहिए। जो वाकई जो चीफ हैं उनसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके बाद जो आने वाले समय में जो इस समय घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं घटित न हो, इसके लिए आप आज से आप एक प्लानिंग शुरू कर दें, आप एक प्रोग्राम तय कर लें। उस प्रोग्राम में आप ग्राम सभाएं जो होती हैं, ग्राम प्रहरी जो पहले होते थे, आप स्थितियां ऐसी बनाओ। इस सरकार को सजेशन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप लोग जो है गांव में जो समितियां जो बनती हैं, और उनमें से आप कोशिश, ग्राम सभाओं में ये भी आप कोशिश करें कि एक आप फायर वॉचर कम से कम जो है, जो 4 और 5 महीने अलर्ट मोड में रहे, उसको आप सैलरी भी उसको दीजिए, जो भी मानदेय उसका बन सकता है सरकार की तरफ से, वो भी उसको आप प्रोवाइड करें। और ग्राम सभाओं को आप समितियां बना के उसमें उनको आप इन्वॉल्व करें उसमें। आने वाले समय में देखिए दिव्यदर्शनी जी, अगर इस समय जो भी सारी चीजें अकरेंस हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उसमें सरकार का कहीं ना कहीं एक अपने आप में चिंतन होना चाहिए। बड़ा बहुत चिंतनीय विषय है जिस विषय पे आज मैठानी जी जितनी बातें रख रहे हैं। वाकई 70,000 पेड़ कट जाना, सोचिए आप। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ साथ आप ये भी मान के चलिए कि जितने पेड़ कट रहे हैं उस रेशो में उसके कम से कम 10 और 20 गुना पेड़ आपके लगने चाहिए। और वो पेड़ केवल सरकार की तरफ से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नहीं लगने चाहिए। आज अगर ऑनलाइन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, स्वागत योग्य विषय, लेकिन उसमें सिंसियरिटी हो और उसमें वाकई गंभीरता हो। और एक चीज राजेश जी की, अभी मैं राजेश भाई को सुन रहा था, अपने हमारे प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने जो बात की राजेश जी, निश्चित रूप से 100 साल पुरानी जो आपने बात रखी है टेम्परेचर की, भाई जो पेड़ उस समय होते थे देहरादून में, यार वो छाया प्रदान करते थे भाई। स्थितियां ऐसी बनती हैं कई बार कि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो इस धूप में मरेगा, वो नहीं तो छायादार जो वृक्ष होते थे उस समय, उसके नीचे जाके भाई वो बैठेगा, उसको छाया मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा जीवन दायिनी, एक मान के चलो संजीवनी का काम भी ये पेड़ करते हैं, पौधे करते हैं। तो इस तरफ भी देखना चाहिए। आप कम से कम इस तरफ जो है, एक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, एक जो इमोशंस होते हैं, निश्चित रूप से उसको भी हमें जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस पॉइंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार जो भी करे उसमें सिंसियरिटी लाए, उसमें निश्चित रूप से उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर पेड़ लगने हैं तो उस पर वाकई उसका जो भी उसके लिए व्यवस्था बनाई जाए कि उसको बड़ा भी होना है,
उसको पोषित भी किया जाना है। ठीक है। उसमें जो भी प्लानिंग हो सकती है वो इंप्लीमेंट हो, धरातल पे दिखे। ठीक है प्रेम पंचोली जी, मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत बार ये छापा गया है इतने पेड़ कटाई हो गए हैं, चक्राता की बात की जाए अन्य क्षेत्रों में सहस्त्रधारा में इतने पेड़ कट गए थे, ये तमाम रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी अब भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, कमी कहाँ मानते हैं? ये तो मुझे नहीं लगता कि तब तक नहीं थमेगा जब तक, मैं कई बार इस मंच पे कह चुका हूँ आपके चैनल पे और कई बार कह चुका हूँ कि कौन है वो जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों को सिखा रहा है। कोई तो है ना। देखो जो नेतृत्व करता है वो हर चीज़ का इंजीनियर नहीं होता, हर चीज़ का मास्टर नहीं होता। उनके पास एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है जो अलग अलग विषय में उनको बताती है कि इसको अच्छा करना है और समाज के लिए करना है। मैं आंकड़ों पे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और जो देखने वाले लोग हैं वो भी, दर्शक भी देखेंगे कि सन 2000 में जब राज्य बना और 2020 तक 20 सालों में, ये सरकारी आंकड़ा है वन विभाग का, 20 सालों में 16,15,000 पेड़ काटे गए सिर्फ विकास के नाम पे। और इसमें सबसे ज़्यादा पेड़ जो है चंपावत में कटे, जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है मुख्यमंत्री का, उसमें 6,42,000 पेड़ काटे गए। और हरिद्वार, अकेले हरिद्वार में 4,21,000 पेड़ काटे गए। ये 20 साल का आंकड़ा है 2020 तक। और गढ़वाल रीजन में, गढ़वाल के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरिद्वार और देहरादून को छोड़ करके, गढ़वाल, अकेले गढ़वाल रीजन में 3,21,000 पेड़ जो है काटे गए विकास के नाम पर। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतने पेड़ क्यों काटे। अगर माना 2 पेड़ है, उस 2 पेड़ के बीच में अगर गाड़ी जा सकती है तो कोई जरूरी वो पेड़ काटना है। हमने तो दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे पेड़ भी देखे कि बड़ा पेड़ था और पेड़ के अंदर टनल बना दे और बस उसके अंदर जा रही है, पर पेड़ नहीं काटा। आज जो विकास की जो कहानी बताई जा रही है, जो मतलब अच्छा विकास बताया जा रहा है, उसमें पहले यही बताया जा रहा है कि पेड़ काटो, दूसरा ये बताया जा रहा है कि एक पेड़ जो है 4 से अधिक लोग लगाओ। मैं समझ नहीं पा रहा, मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि एक पेड़ को 4 आदमी कैसे लगाते हैं, एक पेड़ को तो एक ही आदमी लगाता है। ये जब तक आपका रिश्ता भावनात्मक नहीं हो जाता है पेड़ लगाने में, पेड़ को बचाने में, तब तक आप ऐप बनाइए, ऑनलाइन कीजिए, माननीय मंत्री जी कुछ कीजिए, ये आपसे होगा ही नहीं। आपसे तब होगा जब आपके आजू बाजू के लोग जिनको आप पहचानते हैं वो आपके साथ बैठेंगे और आप उनकी डांट सुनेंगे और फिर आप उन्हीं की बात पे जो अच्छा होगा उसको आप करेंगे। जरूरी नहीं कि आपके लोकल जो स्थानीय सलाहकार उन्होंने आपको 100 सलाह दी है, कोई जरूरी नहीं कि 100 की 100 सही होगी। वो आपका नेतृत्व है कि आप कितनी सलाह उनकी मानते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने पहले कहा कि जब यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्स पर्सन रखे हुए, कई योजना चली हुई है। वन विभाग की देखो आप, जायका और कैंपा एक ऐसी योजना है, बिल्कुल सुरक्षा के लिए करोड़ों की योजना है। कौन है रिसोर्स पर्सन? जगदम्बा प्रसाद मैठानी तो नहीं है रिसोर्स पर्सन। और अगर उनका नाम वहाँ आएगा तो उनको तो वहाँ बोलेंगे नहीं, ये ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि जगदम्बा प्रसाद मैठानी अंग्रेजी भी जानता है और हिंदी भी जानता है। तो वहाँ इस तरह के लोग ला रखे जो यहाँ के नहीं है। माफ करना मुझे, मैं क्षेत्रवाद की बात करता हूँ कभी कभी, क्योंकि यहाँ की सीन झारखंड की, बिहार की और उत्तराखंड की जो सीन है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, मेंटली भी, लोगों के दिमाग में भी। वो हाँ कहेंगे तो हमारे है कहते हैं। तो जो ये सेंटिमेंट है ये समझना पड़ेगा। माना हमारे देश प्रदेश के अगर केंद्रीय सरकार में नौकरी करते हैं तो बिहार जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई योजना बन रही है और उस योजना में अगर यहाँ के लोग नहीं होंगे तो वो योजना ऐसी होगी जैसे इस समय आग लग गई। मैं अपने गांव से उत्तरकाशी जा रहा था, तो जब गया मैं तो एक छोटा सा पौध बचा हुआ था, सब जल गया था। 2200 मीटर की और ऊंचाई, उससे भी और अधिक ऊंचाई पर मेरा गांव है और उसके ऊपर वो सड़क जाती है, पूरी बर्फ गिरती उधर। देवदार का जंगल वहाँ है, बांज, बुरांस, खरसू, मोरू, अयार, बहुत दुर्लभ प्रजाति के पेड़ है वहाँ पर। तो एक पौध बचा हुआ था, मैंने कहा जय हो, हाथ जोड़े, मैंने कहा बच गया ये। वापस जब मैं शाम को आया तो उसमें भी आग लगा रही थी। मेरे दिमाग में तब से एक बात आ रही कि ये कोई साजिश है, और वो साजिश मुझे 1994 याद आता है। तब हम छोटे बेशक थे, लेकिन वो हमें समझ थी कि हमें राज्य चाहिए। 1994 में क्या हुआ कि जितने वन माफिया थे उन्होंने आंदोलन का, सामान्य आंदोलनकारियों, पता ही नहीं आंदोलनकारियों की वन माफिया क्या होता है, पैसा दिया कि जाओ, बस के लिए किराया नहीं, बस हमने कर दिए।
और गाड़ियों की गाड़ियों पे किराया दे दिया, उन पे खर्च किया कि जाओ तुम जुलूस निकालो, और अपने आप जंगल में पहुंच गए वन काटने के लिए। वो तो शुक्र है कि उत्तराखंड के बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ता, जिसमें रक्षा सूत्र आंदोलन जो चिपको के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट है, और बहुत सारे चिपको के बाद एक रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे जैसे जेपी भाई लोग, इन सब लोगों ने, जेपी मैठानी जैसे लोगों ने, और बहुत सारे नौजवानों ने, लक्ष्मी आश्रम कौसानी और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा करके जो जंगल में माफिया पहुंचे थे उनको भगाया वहां से। उत्तरकाशी का तो एक मास्टर जो टीचर था, सरकारी टीचर, जब वो जंगल में गया वो आरी को खींचने के लिए, उसको पेड़ पे बांध गया। प्यारेलाल भट्ट था उनका नाम, इस समय है नहीं, बेचारे मर गए, ऑन ड्यूटी मरे वो। तो इस तरह से मेरे कहने का, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हम जो भी योजना बनाएं उसमें भावनात्मक का रूप होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सड़क नहीं बननी चाहिए, माना आपने इतनी चौड़ी सड़क बनाई है तो नदी के पास तरफ भी सड़क बन सकती थी, कम पेड़ करते उसमें, वन वे करो ना। तो वो यहाँ का आदमी बताएगा, वो झारखंड बिहार का नहीं बताएगा। ये मुझे बोलना पड़ रहा, शर्म लग रही बोलते समय। सचिवालय में से लेकर के जितने भी डायरेक्टरेट ऑफिस हैं, जितनी योजनाएं, जितने विभागों में रिसोर्स पर्सन है, एक भी उत्तराखंड का नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, नाम ले रहा हूँ, और जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं सब बता दें मुझे। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक भी रिसोर्स पर्सन उत्तराखंडी नहीं है, इसलिए सारी योजना गड्ढ हो गई। इससे पहले भी जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं पेड़ लगाने के नाम पर, यह भी सामने आया है कि एक बैकलॉग है जमीन को लेकर, यानी कि जहां से पेड़ काटे जाते हैं, स्थानांतरित होता है, दूसरी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए जमीन का बैकलॉग है, जमीन ही नहीं बची है। यानी कि यह भी एक सोचनीय विषय है कि आखिर वो जमीन गई कहाँ है, नए पेड़ कहाँ लगाएंगे। तो ये भी, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। मैठानी जी, यहाँ जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, पेड़ लगाना हमें बचपन से सिखाया जाता है, और ये भी कहा गया कि अपने जन्मदिन पर आप बेशक पार्टी ना करें, लेकिन अपने एक घर पर एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि जिस जिस तरीके से आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो पौधा भी आपके साथ बढ़ेगा। लेकिन शायद ये सरकार के लिए या प्रशासन के लिए सोचने का विषय नहीं बनता, ये लोगों के लिए हो जाता है। देखिए, इस समय तो सरकार को ये चाहिए था कि पहले जैसे इन्होंने कहा कि जिन भी पेड़ों को लगाएंगे, जहाँ भी प्लांटेशन होगा, उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेंगे, अक्षांश और देशांतर। फिर वो जीपीएस कोऑर्डिनेट को यूसर्क उसको एनालाइज करेगा टोपोग्राफिकली, फिर एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से सैटेलाइट इमेजिनरी बनेगी। नई सैटेलाइट इमेजिनरी जारी होने में 20 से 25 दिन लगता है, तब तक आपका मानसून चले जाएगा। आप ये क्यों नहीं करते पहले कि पूरे प्रदेश का उन जगहों का एनालिसिस कर दे जहां कब्जे हुए हैं, जहां माफियाओं ने जंगल काटे हैं, और फिर उस डाटाबेस के आधार पर प्लांटेशन की वो बनाए रणनीति। और अपने विभाग, जो वन मंत्री कह रहे हैं पूरा प्रदेश पिछले दिनों जला, हमने वन मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। हमने शहरी विकास मंत्री को लकड़ी से आग बुझाते हुए देखा, रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी को रैक से पिरुल खरोड़ते हुए देखा, लेकिन हमारे वन मंत्री कहीं दिखे ही नहीं। मतलब बड़ी शर्मनाक स्थिति। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर से जो नुकसान होता है वो किसी अन्य चीज से होता ही नहीं। सड़क बनाने, डैम के कैचमेंट एरिया, इनसे कई गुना अधिक नुकसान होता है जंगलों की आग से। क्यों? क्योंकि उससे झाड़ियां, बीज, नई पौध और बड़े पेड़ ये तो नष्ट होते ही होते हैं। इसके अलावा हमारे फौना यानी जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। अभी आपने जो बात कही कि लोग शादी ब्याह पर, जैसे कल्याण सिंह राव जी का मैथी आंदोलन था, हमने अपने यहाँ एक छोटा सा इनिशिएटिव किया कि फ्रेंड्स फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड फॉडर फाइबर, दोस्तों का जंगल जलौनी लकड़ी के लिए, फाइबर यानी रेसे के लिए, और फ्रूट्स के लिए, ताकि वो फ्रूट्स खा के जंगली जानवर जंगलों में ही रहे और हमारी खेती बाड़ी को नुकसान न पहुंचाए। मैं तो आज के आपके इस क्वेश्चन आवर के माध्यम से इस प्रदेश के पॉलिसी प्लानर से ये कहना चाहूँगा कि आप NRSA हैदराबाद, IIRS रिमोट सेंसिंग जो है कालिदास रोड, यूसर्क और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक कमेटी बना लीजिए और पहले अपने प्रदेश के फॉरेस्ट का क्लियर कट डाटा, GPS डाटा निकाल लें, कहाँ कब्जे हुए हैं जंगलों में, और उसको जनहित में जारी कर दे। आप देखोगे कि ग्राम पंचायतों की महिलाएं, युवा, बच्चे, कारपोरेट, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, स्कूल के बच्चे, जो दुकानदार हैं, हर एक व्यक्ति आपको जंगल में पेड़ लगाने के लिए मदद करेगा। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर वन विभाग में
अरबों रुपए का बजट कैसे ठिकाने लगेगा? जब जनता की सहभागिता हो जाएगी तो पारदर्शिता आ जाएगी। एक प्रॉब्लम तो ये भी है ना सर कि जो केंद्र सरकार की अगर प्लांटेशन योजनाएं हैं वहां पर आप रिजर्व फॉरेस्ट में प्लांटेशन कर सकते हैं, डिग्रेडेड लैंड आपको मिल सकता है, लेकिन वही अगर राज्य सरकार करना चाहे तो वो आपके लिए जो प्रतिबंधित एरिया माना जाता है, जिसको लेकर ये कहा गया हरक सिंह रावत जब वो वन मंत्री थे, उन्होंने कहा हम केंद्र से बात करेंगे। तो इसी को लेकर मैं आऊंगी राजेश बिष्ट जी आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके कोई मंत्री पहले रहते हैं चेंज हो जाते हैं तो उनकी पॉलिसीज तो वही रहती है। क्या उस पॉलिसी के बारे में भी विचार हो रहा है जो कहा गया कि केंद्र सरकार से ये कहा जाए कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे प्लांटेशन की इजाजत दी जाए, डिग्रेडेड लैंड पे इजाजत दी जाए प्लांटेशन की? दिव्य दर्शनी जी, अभी मैंने अपने सभी सम्मानित साथियों की बातों को सुना। ठीक है, ये विषय बहुत ही भावनात्मक भी है और बहुत ही जरूरी है। प्रदेश में वृक्षारोपण का जो इतना गंभीर विषय हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी प्रदेश हित में होगी, जिससे हमारे लोगों का भला होगा, निश्चित रूप से मंत्री चाहे कोई भी रहा हो, अन्य मंत्री उनके बदले में आ जाए, वो पॉलिसीज प्रदेश हित की बात आएगी तो जरूर इम्प्लीमेंट होगी। अभी सभी साथियों ने अपनी अपनी बातें कही, इतने पेड़ वहां काटे, इतने पेड़ वहां काटे। हमारे इन्हीं सभी सम्मानित साथियों में से किसी ने इस बात का जिक्र करा? सबने न्यूज़पेपर्स की कटिंग उठा के बता दिया 10,000 वहां कटे, 6,000 कटे। मैं मानता हूँ वो आंकड़े बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जहां पे ये आंकड़े हैं कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7.5 करोड़ पेड़ लगाए 2017 से 2019 के बीच में, हम उस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हम ये बात क्यों नहीं करते हैं कि 2019 के बाद 2020 में 1.5 करोड़ पौधे और लगाए गए? उस बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं? उसी का जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे दे जहां प्लांटेशन कि हमने 1-1.5-2 लाख पेड़ काट दिए। राजेश जी उसी के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं जहां यही बात कर प्लांटेशन रहे हैं। मेठानी जी यही सवाल कर रहे हैं कि जो पौधे आपने लगाए हैं उनकी जीपीएस ट्रैकिंग कर दीजिए और ये बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि वो कहां पर है, उनकी मैपिंग हो जाए एक बार। बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस मेठानी जी कर की सकते हैं बात से बिल्कुल सैटेलाइट सहमत इमेज से। हूं। ये जो मैपिंग की बात हो रही है, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आज इतना स्वागत योग्य एक वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है, ये वही प्रोजेक्ट होगा कि जो जहां पे वृक्ष लगाएगा, किस प्रजाति का लगाएगा, किसके द्वारा लगाया गया, कौन उसकी देखरेख करेगा और आगे इसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार कौन होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कोई चीज ला रही है और पिछली चीजों को देखते हुए, पिछले जो किए हुए कार्यों से सफलता ना पाते हुए अगर आगे सफलता के लिए कोई नई योजना ला रही है, तो उन सब के लिए हम लोगों ने भी पेशेंसफुली इंतजार करना चाहिए। आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, वाकई चिंता का विषय है। कोई ये बिल्कुल नॉन सीरियस मैटर नहीं है। सर पेशेंस कब तक? पेशेंस जवाब दे गया लोगों का 43 डिग्री के टेम्परेचर में, जब लोग यहाँ पर हाहाकार कर रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं है पहाड़ों में और यहाँ पर जंगल धधक रहे हैं अलग से। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग कोई नई बात नहीं है सर, बहुत टाइम से ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालयी क्षेत्रों में, ये चिंता का विषय नहीं है। दिव्या जी, आपकी बात बिल्कुल चिंता का विषय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी, यूकेडी के हमारे पर्यावरण मित्र या जितने हमारे साथी हैं, क्या सिर्फ यही प्रभावित हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभावित नहीं हुए, सरकार प्रभावित नहीं हुई? राजेश जी, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ। पड़ेगी अभी जो बात आपने जो अभी सारी चीजें आपने पूरा डेटा आपने रखा, साहब इतने करोड़ लगाए गए, 5 करोड़ लगाए गए, 4 करोड़ पेड़ लगाए गए, भाई वो जीवित कितने हैं उसमें से? कहीं रिकॉर्ड है आपके पास? राजेश मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपकी बात, आपके जो रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं, ये बात को एनालाइज करने के लिए गिरिराज जी, एक तो मेरा निवेदन है, सुनिए राजेश जी, मैं इसलिए बात को रख रहा हूँ कि बहस में मत पड़िए आप दोनों, प्लीज। ठीक है, आप लोग काउंटर कर सकते हैं। गिरिराज जी, आप लोग काउंटर नहीं, आप दोनों से अनुरोध है, आप लोग काउंटर कीजिए, आप लोग काउंटर कीजिए। प्रथा को थोड़ा स्वस्थ रखिए, डिबेट की प्रथा को थोड़ा स्वस्थ रखिए। मेरा निवेदन है, जब आपकी बारी का इंतजार हो रहा है, काउंटर किया जा सकता है। राजेश जी, डिबेट का तो यही बोल के डिबेट के नहीं, मैं आपके मैंने दिव्या जी से काउंटर करने की मैंने आपसे सुनिएगा, मैंने आपसे बोला। गिरिराज जी, राजेश जी, डिबेट का तो मतलब ही होता है, डिबेट का तो मतलब ही होता है। आप किस बात से, अरे नहीं, आप अगर गलत बोल रहे हैं तो उसमें आप सुनिएगा, आप अगर गलत बोल रहे हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप बोल रहे 5 करोड़ लगा दिए, 1.5 करोड़ लगा दिए, 4 करोड़ पेड़ लगा दिए,
आप लोगों ने रूटीन बना लिया है। रूटीन नहीं है राजेश जी, सुन लीजिएगा, ये विषय बड़ा गंभीर है, सुन लीजिएगा, ये विषय बिल्कुल इमोशनल विषय है, ये सेंटिमेंट से जुड़े हुए सबके। जो कदम उठाया उत्तराखंड में जो लोग वास कर रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। 2002 से 2007 के बीच में आपने कितने वृक्ष? अरे हमने किया, हमने प्लांटेशन किया है, सुन लीजिए आप। कितना लेकिन अभी सुन लीजिए, प्लांटेशन करोड़ों में हुआ है। मैं स्वयं विधानसभाओं में रहा हूँ, उस प्लांटेशन में सुनिएगा। आराम से सर, यहाँ पे भाजपा केवल डेटा रखती है, आप लोग केवल डेटा रखने में उस्ताद है। किसी पे सिर्फ आरोप लगा अरे आप सुन लीजिएगा, अरे सुनिएगा आप राजेश जी जोर से बोल के कुछ नहीं होगा, सुन लीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल गलत है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा आपकी बात को। प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ पर से मैसेज जाता है जनता के लिए, अगर जनता डिस्कस नहीं कर सकती, हम political समझते हैं, आप parties सुनने की बात क्षमता रखो। करते हैं यहाँ मैं पर जब discussion। आप सरकार ठीक है, में रूल कर रहे हो, 5 मिनट के समय को सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुन रहा हूं, पड़ेगा। तो मेरा जवाब भी तो लेना होगा ना। अभी मैं इस डिस्कशन को थोड़ा एंड करना चाहूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, हम फिर वहीं पर आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम उनका दोहन लगातार करते जा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि हम सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सही बात करी दिव्या। सवाल फिर वही बात आती है कि सरकार को दोष देना बहुत ज़्यादा समाधान की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने यदि कोई डेवलपमेंट किया है तो दिखाए तो। अब देखिए, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं 7 करोड़ पेड़ लगा दिए। अब मैं ना बोलूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने रिस्पना पुल में 2.5 लाख पेड़ लगाने की बात करी थी और ऋषि अपर्णा के नाम से रिस्पना को आधुनिक बनाने की बात हुई थी जी। अब मैं तो देख रहा हूं कितना बड़ा जंगल बन गया रिस्पना में। मैं कैसे नकार दूं कि कितना बड़ा विकास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने रिस्पना में किया। कहां कब्जे हुए? वहां पेड़ ही पेड़ है। हम विपक्ष के लोग बेईमान है, झूठ बोल रहे। जो भाजपा के दृष्टिकोण से 7 करोड़ पेड़ लगे तो हैं, मगर कोई एक वन रक्षक, वन प्रमुख 24 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दे कि सरकार के इतने करोड़ पेड़ लगे थे, ये आज पेड़ वृक्ष बन गए हैं। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा दोनों पार्टियों के नेताओं से। आप इस एंकर हैं इस समय पर, मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, कोई वन मंत्री पिछले 24 वर्ष का रिकॉर्ड में यह बता दे कि मेरे कार्यकाल में इतने वन लगे और ये वन मैंने नए तैयार करे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। हो क्या रहा है कि इस राज्य की एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई कि वन मंत्री बने तो सुबह माफियाओं के साथ बैठे हुए कि हाँ इतनी जमीन है, काट लो पेट, इतने पैसा। शहरी मंत्री वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। कौन मंत्री ऐसा नहीं है जिसकी चाय की दुकान नहीं हुआ करती थी और आज की डेट में अरबों का मालिक हो गया, होटलों के मालिक हो गए। हिंदुस्तान तो छोड़ो, बाहर में भी जमीनें खरीद डाली। जब यहां पर जेई हो, एई हो, एमडी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब कमाने पे लगे हुए, तो उसमें 40 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। आज देहरादून में 46 डिग्री टेम्परेचर है तो मंत्री के यहाँ तो 6 एसी लगे हुए, उसे कहाँ लग रही? एसी गाड़ी है, एसी वो है, मर तो गरीब रहा है। नीतिगत फैसले जिस जनता के लिए होने चाहिए उस जनता की चिंता हो कहाँ रही है? स्कूल बंद ये करा दे रहे। और आज की डेट में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, अभी बद्रीनाथ में चुनाव हो रहे ना, चले जाना जरा। जिस जनता के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, जिसके प्राण की रक्षा की बात हम कर रहे, जिसके गांव के पर्यावरण को बचाने की बात हम कर रहे, वो तो गांव में लगा पड़ा चप्पा चप्पा खा चप्पा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसको वोट देना है, इसको नहीं देना, उसे कहाँ चिंता है? उसका बच्चा बर्बाद हो गया, उसका गांव बर्बाद हो गया, उसका राज्य बर्बाद हो गया। और जो माफिया हैं वो चुनावों में बेईमानों को ऐसे पोषित कर रहे हैं कि 24 सालों में रिजल्ट आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बडोला मरा है, बचाने में पूरी सरकार लगी हुई। जो विरोध कर रहे हैं कि बडोला को मारने वाले बाहरी हैं, वो सारे जेल में चले गए। ठीक है सर। सत्ताएं
आकंठ भ्रष्ट हैं। आप डिबेट कर लीजिए बेरोजगारी पे, डिबेट कर लीजिए पर्यावरण पे, डिबेट कर लीजिए बिजली नहीं मिल रही, डिबेट कर लीजिए पानी के स्रोत सूख गए, किसको फरक पड़ रहा? यहाँ है, तो मैं जिन्होंने फाइनल गांव कमेंट की ओर गोद लिए शांति प्रसाद भट्ट जी। वो चुनाव जीत के आगे कहाँ है इन इस तरह के डिबेटों का असर? ठीक है, कहने का मतलब है ये दौरे बेईमानी है। जब तक मंत्रियों के, नेताओं के बच्चे सड़कों पे नहीं इस तरह से परेशान होंगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, वरना पेड़ तो 7 करोड़ प्रवक्ता ने बताई तो दिए भाजपा के, ठीक है, मैं हमने फाइनल लगा दिए। कमेंट की ओर बढ़ूंगी और और बहुत पर्यावरण शॉर्ट में भी फाइनल कह रहा है कमेंट कि आप जीपीएस से ठीक है। बता दो कितने पेड़ लगाए। ठीक है, सब झूठ पे चल रहा है, ठीक ये है शांति झूठी प्रसाद राज है, भट्ट जी, झूठी समय की तंत्र मेरे है। पास कम है। ठीक है, प्रेम पंचोली जी आपसे शुरू करूंगी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या आप देखते हैं स्थिति आगे आने वाले समय में? देखो, हमें विकास तो चाहिए, हमें उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन योजनाएं स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके बननी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा नुकसान न हो और फायदा अधिक हो। ये जरूरी है, नहीं तो योजनाएं मनगढ़ंत बन रही है। एक आदमी आ गया, उसने हमारे चीफ मिनिस्टर को पता नहीं क्या गोली दे दी और यस हो गया, और सारे मिनिस्टरों ने यस कर दिया है। तो अच्छा हो कि स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके पर्यावरण को मध्य में रख करके तब जाकर के योजना बननी चाहिए, क्योंकि हिमालय स्टेट है, हिमालय राज्यों में हिमालय के लोगों के बिना पूछ के अगर योजना बनती है तो खतरनाक है, आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ठीक है, मैठाणी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हिमालय के पर्यावरण से सारे देश के पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, तो हिमालय से जो छेड़छाड़ होगी उसका कुप्रभाव सभी को झेलना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक फाइनल कमेंट ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वो तुरंत खाली जमीनों का जहां प्लांटेशन हो सकता है उसका डाटाबेस बनाए और उसको जनहित में जारी कर दे कि यहाँ प्लांटेशन करना। सैकड़ों हजारों ग्रुप हैं जो पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, 3-3 साल उनकी रक्षा भी करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे गिरिराज किशोर जी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, पौधे लगने जरूरी है, वनों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन एक बात जो मूल में मैंने रखी थी दिव्या जी, मैं अभी जाते हुए ये फाइनल कमेंट में रख के जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो वनाग्नि से जो वनों को नुकसान पहुंचा है, करोड़ों जो हमारे पेड़ जो जले हैं जंगलों में, पूरे जंगल पूरे धधकते रहे, और लास्ट मोमेंट में सरकार अलर्ट हुई है। अब कोई ऐसी ठोस प्लानिंग के साथ आए कि जिसमें कि ग्रामवासियों को, जो ग्राम सभाएं बार बार मैं कह रहा हूं उनको शामिल करके समितियां बना के, और उसमें वाकई फायर वॉचर जो है, ये प्रैक्टिकली अगर सारी इंप्लीमेंटेशन होती है, छोटी बातें तो लग सकती हैं, एक आध सेंटेंस में बोल गया मैं, लेकिन सरकार अगर इसको वाकई अगर फोकस करके, कंसंट्रेट करके, सिंसियरिटी अगर लाए तो आने वाले समय में इसके परिणाम भी सुखद होंगे। और आने वाले समय में जो अगर ये प्लानिंग लेके चल रहे हैं ऑनलाइन, तो ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, धरातल पे दिखनी चाहिए। और अगर 25% भी ये दिखता है तो निश्चित रूप से इसको भी मैं इनकी उपलब्धि मानूंगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। बस सिर्फ इतना ही है, आधुनिक विकास में मानव जाति के लिए जो खतरा बन रहा है, यदि इस पर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो इसके गंभीर परिणाम देश से लेके इस धरती को भुगतने पड़ेंगे। राजेश बिष्ट जी सर, ये जो अब फैसला लिया गया है, कितना काम इस पर होगा और किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया जाएगा? दिव्य दर्शनी जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 77 साल के इतिहास में पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार बनी है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र की गृहिणियों को सिलेंडर बांटने का काम किया और उन्हें जागृत किया कि आप वनों से पेड़ों को काट के ईंधन के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इस बात को एप्रिसिएशन के बजाय विपक्ष इसमें आरोप लगाने का काम करा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक विपक्षी साथियों को यह नहीं पता कि प्रथम चुनी हुई सरकार इस उत्तराखंड के अंदर 2002 से 7 तक और 12 से 17 तक कितने वृक्ष लगा पाई है, जो आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की 2 बारी चुनी हुई सरकार है। निश्चित रूप से सरकार इसीलिए चुनी गई है कि इस प्रदेश के सभी लोगों के हित के लिए, उनके विश्वास के लिए काम किया जाए। और ये जो एक बीच बीच की आदत बन गई है हमारे विपक्षी साथियों, आप सुनिएगा, अगर आप फर्स्ट डिबेट के लिए अगर आप गलत बोलेंगे सुन लीजिएगा। राजेश जी प्लीज, अभी आपको इस बात को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप राय देके जा रहे हैं, अपनी चोरी आगे के लिए आप अलर्ट हो जाए। आप इस बात को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, पेड़ों का लगातार कटान हो रहा है। उत्तराखंड की हम इसलिए बात कर रहे हैं, हिमालयी राज्य है और यहाँ पर प्रभावित जो क्षेत्र हो रहे हैं वो पेड़ों की कटाई की वजह से हो रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि सालों साल
बहुत पैसा यहाँ पर लाखों लाख रुपए खर्च करा जाता है प्लांटेशन पे, कई पेड़ लगाए भी जाते हैं, लेकिन उसके इतर जो तस्वीर है, खुद वन विभाग के आंकड़े हैं कि हजारों पेड़ काटे भी जा रहे हैं। अब फैसला लिया गया है मॉनिटरिंग का कि हर एक पौधा जो लगाया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग होगी। अब देखना होगा कि ये योजना कितनी सफल होती है और इसमें किस तरीके से सफलतापूर्वक आगे काम किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।